नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप अपने आंसू बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। आज से पहले मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, लेकिन आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर आप कहानी पे आ ही गए हैं तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज बहुत तेज़ गर्मी का दिन है। झुलसा देने वाली गर्मी से हर कोई परेशान है। जानकी जी बदहवासी अपने कमरे के दरवाजे में बैठी हुई थी। बिजली गई हुई थी। वैसे भी उनके कमरे में जो पंखा लगा हुआ था वे भी बहुत कम हवा देता था। गर्मी से उनका बुरा हाल था। गर्मी की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और कुछ दिनों से उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। अचानक से वह दरवाजे में से उठी और बाहर आंगन में लगी टंकी के पास आकर बैठ गई और अपने कपड़े निकालकर वहीं बैठकर अपने ऊपर पानी डालने लगी। हाय, दादी की सेम सेम। दादी बाहर ही नहा रही है। पागल दादी, बाथरूम में नहीं नहाती। 6 साल का शौर्य और 5 साल की दिशा ने जब अपनी दादी को बाहर आंगन में बिना कपड़ों के नहाते हुए देखा तो हंस हंस कर दादी का मजाक बनाने लगे। बच्चों की आवाज़ सुनकर बहू प्रिया आई और अपनी सास जानकी जी को देखकर बोली, हे भगवान, इस बुढ़िया को तो शर्म ही नहीं है। जहाँ मन करता है वहीं बैठकर नहा लेती है। शर्म नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। बेटा और बच्चे भी हैं घर में। बुढ़िया तो पागल ही हो गई है और हमें भी पागल करके छोड़ेगी। चलो बच्चों, तुम अंदर कमरे में चलो। इसका कोई भरोसा नहीं कि कब किसको कोई नुकसान पहुंचा दे। दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर बच्चों को अंदर ले गई। जानकी जी बिना कुछ कहे अपने कपड़े उठाकर अपने कमरे में चली गईं। अगले दिन सुबह जब जानकी जी की पड़ोसन मीना जी सोकर उठी और बाहर आंगन में आईं तो जानकी जी को देखकर चौंक गई कि जानकी जी आंगन में उनके कुत्ते की थाली से खाना उठाकर खा रही थी। अरे जानकी बहन, ये क्या कर रही हो तुम? ये तो कुत्ते का खाना है, तुम इसे मत खाओ। चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें नाश्ता बनाकर दूंगी। मीना ने जानकी जी का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले गई और उनके लिए गरम गरम चाय और पराठे बनाकर दिए और बड़े प्यार से उनको खिलाए और खुद भी खाए। जानकी जी खाने को देखकर ऐसे टूट पड़ी जैसे कई दिनों से भूखी हों। मीना जी उन्हें ऐसे खाते देख मन ही मन बोली, हे भगवान, मेरी तुझसे इतनी ही विनती है कि ऐसे बेटा बहू किसी दुश्मन को भी ना दे। मीना जी जानकी जी को नाश्ता कराकर उनको उनके घर छोड़ आईं और उनकी बहू प्रिया को उनका ख्याल रखने के लिए बोलकर आ गई। मीना जी के जाने के बाद बहू प्रिया अपनी सास को धक्का देकर बोली कि इस पागल बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। पता नहीं कैसे नज़र चुराकर बुढ़िया बाहर भाग जाती है। पड़ोसियों के सामने भी मेरी बेइज्जती करवाती है। पागल बुढ़िया कहीं की। जानकी जी बेचारी कुछ नहीं बोली। वो तो अपनी सुध-बुध हार चुकी थी। चाहे उन्हें मारो, पीटो, धक्का दो, गालियाँ दो, बेचारी कुछ भी नहीं कहती। जब वह ठीक थी तब जालिम बहुओं की भी सामना करने की हिम्मत न थी। मानसिक संतुलन बिगड़ जाने पर वे बहुओं को क्या कह सकती थी। प्रिया ने अपनी सास को उनके कमरे में बंद कर दिया और खुद अपने कमरे में सोने चली गई। शाम को ऑफिस से जब मुकेश घर आया तो आते ही पति पर भी बरस पड़ी। मुकेश, क्या समझ रखा है आपने मुझे? मैं कोई रोबोट मशीन हूँ? मैं घर का भी सारा काम करूँ और आपके दोनों बच्चों को भी संभालूँ, उनको टाइम पर स्कूल भी भेजो और होमवर्क भी, और आपकी पागल माँ को भी संभालो। वो गुस्से में एक सांस में सब बोलती चली जा रही थी। तब बुढ़िया भली चंगी थी। तब मुझे बेड से पैर उतारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर जब से ये बुढ़िया पागल हुई है, सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ पड़ी है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब ये पागल बुढ़िया हमारे किसी काम की भी नहीं रही। इसके घर में रहने से मेरा काम बिगड़ता है। आप तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं और शाम में लौटते हैं, लेकिन मुझे सारे दिन इस बुढ़िया की चौकीदारी करना पड़ता है। आप इसे पागल खाने में क्यों नहीं भर्ती करवा देते? मुझे भी चैन की सांस मिल जाएगी। बल्कि कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये मुझे या मेरे बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इससे पहले मुकेश कुछ कहता तभी पड़ोस से एक बच्चा भागता हुआ आया और बोला, मुकेश चाचा, चाची बाहर चलिए, देखिए दादी माँ बाहर क्या कर रही हैं। बच्चे के साथ मुकेश और प्रिया दोनों बाहर भागे तो देखा कि घर के बाहर जो कपड़े इस्त्री करने वाला भैया थे, उनके जानकी जी ने इस्त्री करे सारे कपड़े सड़क पर फेंक दिए और हंसकर तालियां बजा रही थी
और स्त्री वाले भैया बेचारे अपने कपड़े समेटने में लगे हुए थे। मुकेश और प्रिया अपनी माँ को खींचकर अंदर ले जाते हैं। मुकेश अपनी माँ पर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है और फिर दांत भींचकर प्रिया से कहता है, प्रिया, तुमने तो इसको घर के कमरे में बंद कर दिया था, तो फिर ये बाहर कैसे निकली? प्रिया बोली, हाँ जी, मैंने इसे कमरे में बंद कर दिया था, न जाने कैसे बाहर आ गई। तुम सही कहती थी, इसकी हालत प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। इस पागल का सच में कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर दे। तुम सही ही कहती हो, इसे अब पागल खाने ही छोड़कर आना पड़ेगा, वरना ये हमें भी पागल कर देगी अपने साथ साथ। जानकी जी कोने में सहमी सी खड़ी रही। मुकेश बोला, तुम फिक्र मत करो प्रिया, बस मेरी छुट्टी होने का इंतज़ार करो। जैसे ही छुट्टी मिलती है मैं मेंटल असाइनमेंट जाकर डॉक्टर से बात करता हूँ और इसे भर्ती कराकर छुटकारा लेंगे। जानकी जी एक बहुत बड़े ख़ानदान की बेटी थी। घर में उन्हें के राजकुमारी जैसे ठाट बाट थे। बचपन से ही उन्हें हर काम सीखने का बड़ा शौक था। बेटी की बुद्धिमत्ता और शौक देखते हुए उनके माता पिता ने उन्हें सारे हुनर सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। विवाह लायक होने तक जानकी जी हर काम में माहिर हो चुकी थी, चाहे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना पकाना, किसी भी प्रकार की पेंटिंग बनाना, हर काम बड़ी सफाई से किया करती। किंतु कम उम्र में ही उनका विवाह गोपाल जी से कर दिया। वे कपड़े की छोटी सी दुकान चलाते थे। गोपाल जी अमीर न सही परंतु बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उनकी सज्जनता से मोहित होकर ही जानकी जी के माता पिता ने उन्हें अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया। गोपाल जी की कमाई से घर खर्च मुश्किल से हो पाता था, लेकिन जानकी जी ने अपनी सूझबूझ और हुनर से अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए घर की सारी जिम्मेदारी संभाली। अपने दोनों बच्चों को, बड़ी बेटी दिव्या और छोटे बेटे मुकेश को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किया। अपनी सूझबूझ और हुनर से कभी स्वादिष्ट अचार पापड़ बनाकर बेचे, तो कभी चादरों पर विभिन्न प्रकार के फूल पत्तियां वाली कढ़ाई करके बेची। कभी मोहल्ले की औरतों को एक से बढ़कर एक डिजाइन वाले ब्लाउज और सूट भी सिले, तो कभी जाड़ों में स्वेटर बनाकर बेचे। जानकी जी के हुनर के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। जानकी जी एक अच्छी पत्नी और माँ के साथ साथ एक अच्छी बहू बेटी भी थी। अपने सास ससुर की खूब सेवा की और दोनों पति पत्नी ने अपनी सूझबूझ, अपने हुनर और प्यार से अपने घर को संवारे रखा। अचानक लीवर कैंसर ने गोपाल जी को ऐसा घेरा कि वह बिस्तर से उठ नहीं पाए। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी अपनी प्यारी पत्नी और बच्चों को अकेला छोड़कर चल बसे। पति की मौत के बाद जानकी जी को ऐसा सदमा लगा कि वे बीमार सी रहने लगी। मुकेश उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया और सारे चेकअप करवाए, परंतु सारे टेस्ट नॉर्मल थे। डॉक्टर ने कहा, जानकी जी को कोई बीमारी नहीं, उनको कोई ऐसा सदमा लगा है जो अंदर ही अंदर इन्हें खाए जा रहा है। अम्मा जी के खाने पीने का भली भांति ख्याल रखें और इन्हें खुश रखने की कोशिश करें, अपने आप जिंदगी की तरफ लौट आएंगी। गोपाल जी के गुजर जाने के बाद तो जानकी जी ने और भी ज़्यादा मेहनत की। बेटी की शादी तो गोपाल जी ने अपने जीवन में ही कर दी, परंतु मुकेश तब तक पढ़ाई ही कर रहा था। बेटी शादी के 3 साल बाद अमेरिका में सेटल हो गई। वहाँ पर दिव्या और उसके पति रोहित जी दोनों ही जॉब किया करते थे, इसलिए दिव्या माँ से बात करने का भी समय नहीं निकाल पाती थी। जानकी जी को सुनाई भी कुछ कम ही देता था, इसलिए दिव्या अपने भाई से ही फ़ोन पर माँ की तबीयत मालूम कर लेती। मुकेश की जिम्मेदारियां भी जानकी जी के कंधों पर बाकी थीं, इसलिए खुद को किसी तरह से संभाला और वापस ज़िंदगी की तरफ लौट आई। मुकेश पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुकेश का विवाह कराकर एक प्यारी सी बहू घर लाई जाए। बहू घर में आने से घर में रौनक तो होगी ही साथ मेरे काम में भी मेरा हाथ बटाएगी, तो मैं भी अपने घर के सारे काम संवार पाऊंगी। लेकिन जानकी जी को क्या पता था कि प्रिया के रूप में वह दुल्हन नहीं, अपने घर में नागिन लेकर आ रही हैं, जो उनको डसकर डकार भी नहीं लेगी। अभी तो पति की मौत के जख्म भी न भरे थे, अभी गोपाल जी का सदमा उनके दिल और दिमाग से निकला नहीं था। ऊपर से प्रिया के व्यवहार ने उनको फिर से उसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया। घर की जिम्मेदारी जानकी जी ने न जाने कब से संभाली हुई थी, परंतु प्रिया बार बार पर उनको जो मेंटल टॉर्चर करती थी वह उनकी बर्दाश्त के बाहर था। एक दिन जानकी जी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी बहू चिल्लाकर बोली, "ए बुढ़िया, अरे कहाँ मर गई? जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लिया।" बेचारी जानकी जी ने कहा, "अभी आई।" जानकी जी उसके लिए जल्दी जल्दी पानी लेकर आती हैं।
तो वह पानी पीने की बजाय फेंक देती है और कहती है, बुढ़िया इस गिलास में पानी नहीं, नए वाले गिलास में लेकर आ। जानकी जी दोबारा नए वाले गिलास में ही पानी लेकर आई तो बहू ने फिर से पानी फेंक दिया और बोली, बुढ़िया नॉर्मल नहीं, मुझे ठंडा पानी चाहिए। जब दोबारा जानकी जी उसके लिए कहे मुताबिक फिर से पानी लेकर आई तो इस बार बहू ने पानी का गिलास जानकी जी के मुंह पर ही फेंक दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बुढ़िया पूरा गिलास नहीं बोला था, सिर्फ आधा गिलास बोला था। जानकी जी ने बहू को आधा गिलास पानी लाकर दिया, तब जाकर बहू ने पानी पिया। प्रिया इस तरह का बर्ताव जानकी जी के साथ आए दिन करती थी। एक बार जानकी जी सोकर उठी तो उनको कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने अपना सुंदर चेहरा आईने में देखा तो चिल्ला पड़ी, क्योंकि बहू प्रिया ने उनके लंबे घने बाल काट डाले। जानकी जी रोते रोते हलकान हो गई। भगवान मेरे इतने लंबे घने बाल काट डाली। रोते रोते उन्हें अपने लंबे बाल याद आ रहे थे। इसी तरह प्रिया ने कई बार अपनी सास की नई नई साड़ी भी कैंची से कुतर डाली। तब भी जानकी जी बहुत रोई। प्रिया जानबूझकर कभी जानकी जी की चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती तो कभी उनको बाथरूम में लॉक कर देती। तब जानकी जी बाथरूम में काफ़ी देर चिल्लाते चिल्लाते थक जाती। जब काफ़ी देर बाद जाकर बाथरूम का लॉक खोलती, वह बाथरूम से बदहवास सी होकर निकलती। मुकेश तो प्रिया के हाथों की कठपुतली बन चुका था। वह उसकी यातनाओं और पीड़ा को भूल चुका था जो उसकी माँ ने सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर सहे थे। उधर प्रिया की हरकतों की वजह से जानकी जी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने तो गोपाल जी की मौत के वक्त भी कहा था कि जानकी जी को हर तरह की टेंशन से दूर रखा जाए, लेकिन टेंशन तो बहुत छोटी चीज़ है। यहाँ तो प्रिया के रूप में टेंशन का बहुत बड़ा पहाड़ उन पर टूट पड़ा था। उधर दिव्या अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। पूरे 3 साल बाद अपनी माँ को देखने वाली थी। उसने यहाँ आने की भी काफ़ी दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। अपनी माँ के लिए अनेक उपहार खरीदकर जब भी वक्त मिलता उनकी पैकिंग में लग जाती। अरे अरे, ये तो मैं भूल ही जाती, मेरा दिमाग भी न जाने कैसा हो गया है। दिव्या हड़बड़ाहट में पैकिंग करते हुए बोली। हाँ दिव्या, तुम्हारा दिमाग अब पहले वाला नहीं रहा जो एक बार में सब याद रख जाता है। देखो तुमने ये भी ना रखा, मैं लाया हूँ। उनके पति रोहित ने ड्राई फ्रूट के पैकेट पकड़ाते हुए कहा। हाँ मम्मी, ये भी नहीं किया। उसके बेटे जैन ने अपनी नानी की रिंग देते हुए कहा। अरे हाँ, इसे तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा सुनो जी, हमारी सब पैकिंग हो गई है, फिर भी एक बार घर में नज़र मार लेना, कुछ रहा तो नहीं। तुम रहने दो, मैं देख लूँगा। इस तरह उनकी इंडिया आने की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से चल रही थी। फिर अगले दिन सभी इंडिया एयरपोर्ट पर पहुंच गए। अपनी धरती पर पैर रखते ही दिल बाग बाग हो रहा था। अपनी आंखों से पूरे 3 साल बाद अपना वतन देख रही थी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। एयरपोर्ट से घर आने तक दिव्या को सफ़र के दौरान एक औरत और मिल गई, जिसे दिव्या ने सब बातें बताईं। वो 3 साल बाद इंडिया में अपने घर आ रही है और अपनी माँ की सारी बातें उसे बता डाली। आंटी जी, मेरी माँ ऑलराउंडर है और उन पर मुझे गर्व है। कोई काम ऐसा नहीं है जो उन्हें न आता हो, हर काम में परफेक्ट है मेरी मम्मी। जिस पर उस औरत ने बड़ा इतराते हुए कहा, हाँ बेटी, होंगी ही। तुम्हारी माँ बहुत हुनर वाली, पहली औरत तो बहुत माहिर होती थी हर काम में, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत संस्कारी हैं। ये तो तुम्हें देखकर, तुमसे बातें करके ही पता चल चुका है। दिव्या अपनी माँ की तारीफ सुनकर चहक उठी। बातों बातों में सफ़र पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। अब आंटी जी को भी अलविदा कहने का वक्त आ गया था। आंटी जी, कभी घर आना माँ से मिलने। हाँ बेटा, कभी मौका मिला तो ज़रूर आऊँगी। ठीक है बेटा। ठीक है आंटी जी, बाय बाय। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। घर थोड़ी दूरी पर ही था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे ही वो सभी घर के बाहर पहुंचे तो उन्हें देखते ही घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को अपने घर के बाहर इकट्ठा देख दिव्या घबरा गई। वे गाड़ी से उतरी और आगे बढ़ी तो लोगों में कुछ कानाफूसी चल रही थी। उसने जानने की कोशिश की तो कुछ पता नहीं चल पाया, बस लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। उसका दिल बैठा जा रहा था। घर के अंदर घुसी तो नज़ारा देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पीछे से रोहित और जैन आए तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि माँ को जंजीरों से बांधा हुआ है। बिखरे बाल, बड़े नाखून, सूखे होठ,
काली पड़ी त्वचा, फटे कपड़े, नंगे पैर, हाल बेहाल, उसकी माँ सिर झुकाए जंजीरों से बंधी बैठी है। दिव्या की आंखों के आगे अपनी माँ की तस्वीर उतरने लगी। ये उसकी वही माँ है जिसने विदेश भेजते हुए कई बातें याद रखने को बोली थी। वही साफ सुथरी माँ जिसे जरा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं थी। वही दिमागदार माँ जो हर काम चुटकी बजाकर कर दिया करती थी। वही माँ जिसने हमें अच्छी परवरिश दी। यही सब सोचते हुए अपनी माँ की तरफ बढ़ी और नीचे ही फर्श पर माँ के पास बैठी और सबसे पहले अपनी माँ को जंजीरों की पकड़ से आज़ाद किया और फिर माँ का हाथ पकड़ा तो माँ डर गई। माँ, मैं हूँ दिव्या, आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी दिव्या। माँ ने गौर से उसे देखा और पहचानने की कोशिश करने लगी, क्योंकि माँ ही एक ऐसा प्राणी है जो पागल भी हो जाए तब भी वो अपनी औलाद को नहीं भूलती। उन्होंने बहुत गौर से दिव्या को देखा और बोली, दिव्या, मेरी दिव्या है क्या? हाँ माँ, मैं आपकी दिव्या हूँ। इतना सुन माँ बिलक बिलक कर रोने लगी। दिव्या ने अपनी माँ को सीने से लगा लिया। एक तरफ खड़ी प्रिया ये सब नज़ारा देख रही थी। रोहित और जैन माँ के पास आकर बैठ गए। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। 3 साल बाद माँ बेटी का मिलन हुआ भी तो कैसे। फिर दिव्या ने अपनी भाभी प्रिया से पूछा, भाभी ये सब क्या है और ये सब कैसे हुआ? माँ तो भली चंगी थी, तो माँ की ऐसी हालत क्यों और माँ को ऐसी हालत में रखा हुआ है? दिव्या ने कई सवाल एक साथ किए। उसके सवालों से प्रिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। दिव्या अपनी माँ की तरह ही दिमागदार लड़की थी। उसने भाभी के चेहरे को देख अंदाज़ा लगा लिया और खड़े होकर भाभी के पास आई और उसने फिर से वही सवाल दोहराया तो प्रिया एकदम सकपका गई और बोली, माँ जी पागल हो गई हैं, इसलिए बांधा है, ये सबको परेशान करती हैं। इतना सुनते ही दिव्या ने खींच के एक चांटा भाभी के गाल पर जड़ दिया। वो फिर चिल्ला उठी, मुझे क्यों मारी हो? तुम्हारी माँ ने तो मेरा ही जीना हराम कर रखा है। तुम्हारी माँ पागल खाने जाएगी। तो दिव्या ने अपनी पैर की चप्पल निकालकर प्रिया में बजा डाली। प्रिया चिल्लाते हुए अपने कमरे में जा घुसी और दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी वहाँ दिव्या का भाई मुकेश आ गया। वो दिव्या को देख घबरा गया। दिव्या ने मुकेश से भी वही सवाल किया तो वह भी यही जवाब देने लगा। दिव्या ने खींचकर मुकेश को चांटा जड़ दिया। मुकेश गाल पर हाथ रखे एक तरफ खड़ा हो गया और कहने लगा, हम क्या करें जब माँ पागल हो गई है और सबको परेशान करती है। अब पागल खाने तो भेजना ही पड़ेगा। मेरी बात हो गई है, कल पागल खाने जाएगी। माँ नहीं, तुम लोग जाओगे पागल खाने। तुम्हारे ऊपर मेंटल हैरेसमेंट का केस करूँगी। तुम्हें जेल भिजवा कर रहूँगी मैं। मेरी माँ की क्या हालत बना डाली तुम पापी लोगों ने। एक माँ तो संभाली नहीं गई तुमसे। अब देखना तुम्हारा क्या हाल करती हूँ मैं। इतना बोल दिव्या अपनी माँ को उठाकर कमरे में ले गई और रोहित ने खाना ऑर्डर कर दिया। दिव्या ने अपनी माँ के बालों में तेल लगाकर मालिश की और उनके लिए जो कपड़े लेकर आई थी वो निकाले और अपनी माँ को कपड़े पहनाए। तब तक खाना भी आ गया। उसने अपने हाथों से माँ को खाना खिलाया, उनका मुंह साफ किया। तब तक बाल भी सूख गए। फिर बाल बांधे और माँ पहले की तरह दिखने लगी। अपनी माँ को तैयार करते करते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहाँ पड़ोसन भी आ गई। पति और बच्चों संग दिव्या को देख बहुत खुश हुई और जब जानकी जी पर उसकी नज़र पड़ी तो देखती रह गई और बोली, कितनी सुंदर दिख रही है, जैसे पहले कभी दिखती थी। आज बेटी के आने से जानकी जी पहले जैसी लग रही है। नहीं तो इन्हें देख मुझे बहुत रोना आता था, लेकिन आंटी जी माँ के साथ हो क्या गया? उन्होंने माँ के साथ क्या किया है जो माँ को पागल कर दिया? दिव्या ने बहुत ही हैरानी से पूछा। बेटा क्या बताऊँ, जब से प्रिया घर में आई है इस घर को नर्क बना डाला। जानकी ने इस घर को स्वर्ग बनाकर रखा था, इस डायन ने घर को बर्बाद कर डाला। जानकी को पागल भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती, इससे ही सारे काम कराती और पति के आगे ऐसे दिखाती कि सारे काम वो खुद ही करती है। और तो और इसे आते जाते छेड़ती थी, इसकी चोटी काट दी। ये झाड़ू लगाती तो पीछे से कहीं छिलके गिरा देती। दरवाज़ा बार बार खोल बंद कर उस पर चोटों की आवाज़ कराती। ऐसी हरकतें करती जिससे उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ गया। ये बात सुन दिव्या के अंदर और गुस्सा भर गया और उसने दोनों पर मेंटल हैरेसमेंट का केस कर दिया। दोनों भाई भाभी ने माफ़ी भी मांगी, लेकिन दिव्या ने उन्हें माफ़ नहीं किया और उन्हें अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ा। वे अपनी माँ को अपने साथ विदेश में ले गई
और वहाँ अच्छे से उनका इलाज कराया, जिससे दिन प्रतिदिन उनकी सेहत में काफ़ी अच्छा सुधार आने लगा। वे अपने पुराने जीवन की ओर लौटने लगी और एक दिन बिल्कुल सही हो गई। दिव्या अपनी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं करती थी और रोहित जैन भी उनकी सेवा में आगे पीछे रहते और उनके प्यार, देखभाल, मान सम्मान से जानकी जी जल्दी ही ठीक हो गई और बेटी, दामाद और नाती के साथ सुखमय जीवन का मजा लेने लगी। अगर दोस्तों आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।